अतीत को न जानने वाले लोगों का नुकसान यह है कि वो वर्तमान के बारे में नहीं जानते। यह कथन इतिहास के बारे में प्रसिद्ध दार्शनिक चेस्टनट का है। तो जी हाँ, स्वागत है आप सभी का वनडे मिशन यूट्यूब चैनल में। आज का जो अध्ययन का विषय रहेगा वह रहेगा इतिहास। इतिहास का बेसिक अध्ययन देखेंगे, प्रारंभ से लेकर अंत तक, अर्थात नवपाषाण काल से लेकर जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ तब से लेकर भारतीय इतिहास, और कोशिश करेंगे कि नेहरू युग तक संपूर्ण जो है टॉपिक कवर किया जाए, जिसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना जो वनडे एग्जाम में आते हैं। तो आप रफ पेन लेकर बैठ जाइए, अपन साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो आइए पहले आज देखते हैं इतिहास का परिचय और वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की परिभाषा से। इतिहास की परिभाषा से बात कर लेते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर उठता है। तो इसके विषय में विद्वानों के द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। किन विद्वानों ने कौन सी परिभाषा दी है इसके बारे विषय में जानने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य सी परिभाषा यह है कि जो अतीत का अध्ययन है, और अतीत का केवल अध्ययन नहीं बल्कि अतीत का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह इतिहास है। अर्थात अतीत की जो वैज्ञानिक घटनाएं हुई हैं उन्हीं को अपन इतिहास कहेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इतिहास के जनक के बारे में जान लेते हैं एक फैक्ट के रूप में। तो इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक माना जाता है। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास की। तो पौराणिक जो ग्रंथ हैं भारत के, उसमें जो इतिहास का कालक्रम है वो क्रमिक रूप से हुआ है। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा कृत युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। हालांकि वो अध्ययन का विषय नहीं है, पर एक दो बिंदु हैं जिन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। जैसे जान लेते हैं कि जो भारतीय ग्रंथ हैं उनमें इतिहास का वर्णन कहाँ पर मिलता है। तो इतिहास का वर्णन जो भारतीय ग्रंथों में मिलता है सर्वप्रथम वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद शब्द में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। और बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। छांदोग्य उपनिषद आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना होगा। ये वेदों के बाद ये दार्शनिक ग्रंथ हैं जो आए हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में इतिहास के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए इसको पंचम वेद माना है। पंचम वेद माना है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आप नोट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम इतिहास का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में मिलता है, और पंचम वेद किसमें कहा गया है तो छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। आइए अब करते हैं इतिहास का वर्गीकरण। देख लेते हैं कि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से इतिहास को कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है और जो पढ़ने का क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास का जो वर्गीकरण है उसका क्या आधार है। तो वर्गीकरण जो है इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्राक-ऐतिहासिक, सेकंड नंबर पर है आद्य ऐतिहासिक, और जो तीसरा भाग है वह है ऐतिहासिक। इन 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है। और जो विभाजन का आधार है वो लिपि को माना है अध्ययन के हिसाब से, कि अर्थात प्राग ऐतिहासिक में जो है यहाँ पर लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वह इतिहास या वह काल जिसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ वह प्राग ऐतिहासिक है। और आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो वह काल जिसमें लिपि का आविष्कार तो हुआ है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वह आएगा आद्य ऐतिहासिक में। और ऐतिहासिक काल में आएगा जिसमें लिपि का आविष्कार हुआ है और इसको पढ़ा भी गया है। तो आइए कुछ इनके बारे में देख लेते हैं कि प्राक ऐतिहासिक में किन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो प्राक ऐतिहासिक में जो अध्ययन का विषय रहेगा वह रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल का अध्ययन किया जाएगा प्राक ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में अध्ययन का विषय रहेगा हड़प्पा सभ्यता। आप लोगों को ज्ञात हो कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार तो हो गया था परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक में रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संपूर्ण घटनाएं हैं वो पढ़ेंगे ऐतिहासिक में। अब ऐतिहासिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और वो 3 पार्ट रहेंगे प्राचीन इतिहास,
मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ऐतिहासिक को इन 3 टाइपों में हिसाब से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इनका कालक्रम कि प्रागैतिहासिक कब है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पाषाण काल में पढ़ेंगे 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और 2000 वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व तक का अध्ययन पाषाण काल में किया जाएगा। और जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें 2000 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का अध्ययन किया जाएगा। और फिर 1750 ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक काल या कहेंगे आज तक का जो जितना समय है उसमें ऐतिहासिक काल में अध्ययन किया जाएगा। तो ये संपूर्ण कालक्रम रहा। अब आइए देखते हैं, आज पढ़ेंगे पाषाण काल और इसमें जो जितने भी फैक्ट हैं, स्थल हैं जो आएंगे उनको संपूर्ण कवर करने की अपन कोशिश करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि संपूर्ण पाषाण काल को समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाषाण काल। अब बात करते हैं पाषाण काल की। तो जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि पाषाण, तो पाषाण का अर्थ जो होता है, पाषाण चूंकि संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है पत्थर, अर्थात यह काल जो है उसमें पत्थर का विशेष महत्व है। विशेष महत्व अर्थात इसमें जो मानव था वो मूलतः शिकारी था और शिकार के रूप में वो पत्थर का इस्तेमाल करता था। अब पत्थर की वेराइटियों के हिसाब से भी पाषाण काल को 3 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से काल है। तो पाषाण काल की जब बात करते हैं तो इसको 3 टाइप से विभाजित किया गया है। एक तो पुरा पाषाण काल, दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल और जो तीसरा है वह है नवपाषाण काल। ये जो विभाजन का आधार है वो पत्थर की जो संरचना है उसको मानकर ये किया गया है, क्योंकि पत्थर में जब अमूलचूल परिवर्तन हो गए तो ये इतिहास के विभाजन के कारण बने। आइए देखते हैं, इनको भी टाइम पीरियड में बांटने की कोशिश करते हैं। और जो ये डेट दी जा रही है वो ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी की किताब से दी जा रही है। जैसे पुरा पाषाण की बात कर लें तो ये 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आएगा 12,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण की बात कर लें तो ये बहुत ही छोटा टाइम पीरियड था, ये था 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह आएगा मध्य पाषाण काल। नवपाषाण की बात कर लेते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर ये 2000 ईसा पूर्व तक का समय जो है नवपाषाण काल में आ जाता है। और इसमें से ताम्र पाषाण काल वाला हिस्सा भी शामिल होता है। तो आइए देखते हैं थोड़ी थोड़ी इनकी विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पूछी नहीं जाएंगी लेकिन फिर भी ये जानना बहुत आवश्यक है। बस केवल एक दो बिंदुओं पर ही चर्चा की जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे स्थलों पर। तो एक दो विशेषताओं के बाद इनके संपूर्ण स्थल कवर करेंगे अपन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल, इसमें जो मनुष्य था वो खानाबदोश प्रकृति का था, खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। अब खानाबदोश जीवन क्या होता है? खानाबदोश जीवन ये है कि इसमें जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं थी वो था केवल खाना, और ये खाना एकत्रण करने के लिए एक जगह, जैसे आधुनिक समय में अपन लोग घर बनाकर रहते हैं, तो ये ऐसे कोई सामूहिक रूप में नहीं रहते थे। इनका काम था केवल शिकार करना, खाना, यहाँ वहां घूमना। इसको यायावर भी बोलते हैं। तो ये यायावर जीवन व्यतीत करते थे। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। अब बात करते हैं हम यहाँ जो पत्थरों के आकार थे वो बहुत विशाल हुआ करते थे, और मध्य पाषाण काल में पत्थरों का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया और शिकार के लिए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब मध्य पाषाण काल की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक जीवन। सामूहिक जीवन कैसे? मतलब इसमें ये हुआ कि लोग ग्रुप बनाकर शिकार करने लगे। हालांकि उनने स्थान विशेष पर बसना अभी प्रारंभ नहीं किया, केवल सामूहिक रूप से शिकार करना प्रारंभ कर दिया। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में इन्होंने कृषि, पशुपालन और बसना यानी कि स्थायी निवास, ये सब इन्होंने प्रारंभ कर दिया नवपाषाण काल में। तो ये कुछ विभिन्न विशेषताएं थी। आइए अब चर्चा करते हैं इनके जो स्थल हैं। क्वेश्चन अक्सर उन्हीं से ही पूछे जाते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं स्थलों को।
स्थलों से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो स्थल का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उससे संबंधित जो स्थल है वो किस राज्य पे है या वह कौन से काल से संबंधित है। तो ये संपूर्ण अपन देखेंगे। आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरापाषाणकालीन स्थलों की। तो इनको मैप में बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि इसका स्थान याद रह सके। तो मैप बनाने की पहले कोशिश करते हैं। बस एक प्रयास ही किया जा रहा है। चलो तो ये इंडिया का मैप है। अब इसमें देखेंगे कि विभिन्न स्थल कौन कौन से हैं जो पुरापाषाणकालीन है। तो देखेंगे पुरापाषाणकालीन स्थल। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल है वो है मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल है। पुरापाषाणकालीन जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वह है भीमबेटका, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की अवस्थिति है। तो यहाँ पर है भीमबेटका। भीमबेटका एक महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल है। यह यूनेस्को में भी शामिल है। यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है वो पुरापाषाणकालीन है। हालांकि मध्य पाषाणकालीन से इसका संबंध माना जाता है, पर चूंकि पूर्व का समय पुरापाषाणकालीन है इसलिए इसको महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल ही माना जाता है। आइए अब देखते हैं जो दूसरा स्थल है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थल है? कुर्नूल। कुर्नूल है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले हैं वह है राख, अर्थात जब आग का आविष्कार जो है पुरापाषाणकालीन में हो गया था तो इसके सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कुर्नूल से। ये दो महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। और अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थलों की। एक और महत्वपूर्ण स्थल है पुरापाषाणकालीन जो कर्नाटक में अवस्थित है और इसका नाम है हुंसगी। तो ये तीन है। एक तो भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है जहां से चित्रकारी मिलती है पुरापाषाणकालीन। कुर्नूल है जहां से राख के साक्ष्य मिले हुए हैं। और हुंसगी है जो कर्नाटक में है। तो ये तीन ही महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। यहाँ पर इनकी टेबल चार्ट के रूप में व्यवस्थित किए दे रहे हैं। सबसे पहला है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में। दूसरा हुंसगी कर्नाटक में। और जो तीसरा है वो है कुर्नूल, यह है आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थलों की। मैप के हिसाब से समझेंगे तो याद रखने में भी आसानी होगी। अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थलों की। मध्य पाषाणकालीन स्थलों की तो मध्य पाषाणकालीन स्थलों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वह मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में ही। एक और पुरापाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल है, इसको यहाँ पर ऐड किए दे रहा, वह है हथनौरा। और हथनौरा से जो है कि मानव के जो प्राचीनतम जीवाश्म है उनकी प्राप्ति हुई है, यह भी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर स्टेट का नाम एमपी, ये भी एमपी। हुंसगी ये जो है कर्नाटक। बात करते हैं कुर्नूल तो आंध्र प्रदेश, एपी। अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थलों की। तो मध्य पाषाणकालीन स्थलों में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वह है, एक तो मध्य प्रदेश में है आदमगढ़, और एक महत्वपूर्ण स्थल है बागौर राजस्थान में। तो ये दो महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। और एक ही महत्वपूर्ण स्थल है गुजरात में, उसका नाम है लंघनाच। और एक गुजरात में एक और स्थल है जिसका नाम है रतनपुर। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसमें से बागौर और जो आदमगढ़ हैं इसमें से जो है भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में लिख दे रहे हैं कौन कौन से हैं। एक तो आदमगढ़ है,
आदमगढ़ और दूसरा है बागौर। और यहाँ से मिले हैं, ये एमपी में है और ये है राजस्थान में RAJ। और यहाँ पर मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य। क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक रूप में ही पशुपालन प्रारंभ, ऐसा नहीं है कि नवपाषाण काल में एकाएक ही पशुपालन प्रारंभ हो गया। तो ये मध्यपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से प्रारंभिक साक्ष्य पशुपालन के मिले हुए हैं। और लंगनाज रतनपुर ये अन्य स्थल हैं, लंगनाज और रतनपुर। आइए अब बात करते हैं नवपाषाण कालीन स्थलों की, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और इनकी ही पूछे जाने की संभावना है। आप लोग भी मैप बनाकर साथ में नोट करते जाइए। अब बात करते हैं नवपाषाण कालीन स्थलों की। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों को याद ही होगा, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण कालीन के जो स्थल है वो लगभग पूरे इंडिया में मिले हैं। तो अपन ऊपर से प्रारंभ करते हैं। ऊपर था यहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य, यहाँ से 2 महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं। एक तो है बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम और गुफकराल ये दोनों कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इनकी विशेषता क्या है? यहाँ सर्वप्रथम गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अब गर्तावास क्या होता है? गर्तावास, गर्त मतलब गड्ढा, आवास मतलब आवास, अर्थात गड्ढे के रूप में आवास। जब एक समतल सतह में गड्ढा करके और ऊपर घास फूस छा दिया जाता है तो वह एक गर्त आवास के रूप में बन जाता है। तो उसके जो प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं वो कहां से? बुर्जहोम और गुफकराल से, जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहाँ है? यह है पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित है। और जो कृषि के प्रथम साक्ष्य हैं, कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के जो प्रथम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में वो प्रथम मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ये वर्तमान बस्ती, ये पाकिस्तान के अवस्थित है। और यहाँ से जो चावल और जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण स्थल की। तो असम, असम में एक महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुआ है, दाओजली हेडेन। दाओजली हेडेन, शायद आपने इसका पहली बार नाम सुना होगा, पर एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना बहुत हद तक है, क्योंकि इसका नाम भी कम सुना है लोगों ने और ये एनसीईआरटी में दिया है। तो ये दाओजली हेडेन ये कहां पर है? असम में। और इसका संबंध है नवपाषाण काल से। आइए अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण स्थल। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में एक स्थल है चिरांद। चिरांद यह भी नवपाषाण काल महत्वपूर्ण स्थल है। और उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण स्थल मिले हुए हैं, कोल्डी हवा, मेहदड़ा और कोल्डी हवा, ये है उत्तर प्रदेश में। और चिरांद जो है यह है बिहार में। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। आइए कुछ है यहाँ पर है तमिलनाडु में। संपूर्ण लगभग भारत में ही नवपाषाण काल स्थल मिले हुए हैं। तो तमिलनाडु में है एक तो पोयमपल्ली है, पोयमपल्ली ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। एक तो है बेल्लारी और एक है पिक्ली हल। पिक्ली हल से जो है शंख के ढेर प्राप्त हुए हैं, शंख के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो यह कहाँ है? कर्नाटक में। तो आइए एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यही अक्सर पूछे जाते हैं। तो पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हुंसगी कर्नाटक में, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में और हथनोरा मध्य प्रदेश में। हथनोरा जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। यहाँ से प्राचीनतम जो है मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण कालीन स्थलों में आदमगढ़ और बागौर, यह इन दोनों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। लंगनाज और रतनपुर यह दोनों गुजरात में अवस्थित है। बात कर लेते हैं नवपाषाण कालीन स्थलों की। तो नवपाषाण कालीन स्थलों में जो महत्वपूर्ण है वह है मेहरगढ़, जहाँ से कृषि के प्रचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। और गेहूं और जौ के यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले हुए हैं, गेहूं और जौ के। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं
और उत्तर प्रदेश में है कोल्डी हवा और मेहदारा, और बिहार में है चिरांद, असम में है दाऊजली हेडिंग, और तमिलनाडु में है पोयमपल्ली, और कर्नाटक में बेल्लारी पिक्लियार। पिक्लियार से शंख के ढेर प्राप्त हुए हैं। चलिए तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। कल की वीडियो में देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन स्थल और हड़प्पा कालीन स्थल। चलिए मिलते हैं तो अगले दिन। धन्यवाद।